नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। खबरें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और सबसे पहली बात कर लेते हैं मौसम की वजह से जो परिस्थितियां बनी है उसकी। उत्तरकाशी में एक बार फिर कुदरत का कहर देखने को मिला। बड़कोट के यमुनोत्री हाईवे पर सिलाई बैंड के पास बादल फट गया। 8 से 9 मजदूर लापता बताए जा रहे हैं। एसडीआरएफ की टीम सर्च अभियान चला रही है। दूसरी तरफ बादल फटने से कृषि जमीन को भी बड़ा नुकसान हुआ है। यमुनोत्री धाम जाने वाले सुबह से ही फंसे हुए हैं। उत्तरकाशी से ये बड़ी खबर। इस वक्त बादल फटने के बाद लैंडस्लाइड हुआ और यहां पर 8 से 9 मजदूरों के लापता होने की खबर आ रही है। वहीं जो कृषि भूमि है उससे भी बहुत नुकसान हुआ है। जमीन का एक बड़ा हिस्सा बादल फटने के बाद भूस्खलन की जद में आ गया, कटकर नदी में समा गया। उत्तरकाशी के बड़कोट की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर आज हादसा हुआ, बादल फटा है। पालीघाट से सेनाचट्टी तक जगह जगह जो है ये पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। और बादल फटने की जो आप घटनाएं सामने आ रही, मुझे लग रहा है कि सब बादल फटने के कारण ये सब हुआ है। जैसे कि सिलाई बैंड में तो बहुत बुरी स्थिति हो चुकी है। यहाँ पर कुछ हमारे मजदूर भाइयों की दबने की भी आशंका है। इस लैंडस्लाइड की वजह से हमारा जो एनएच है वो लगभग अभी जो असेस किया है 10 मीटर के आसपास वो वॉश आउट हुआ है। और जो कैंप साइट थी नीचे लेबर्स की, जिसमें बताया जा रहा है 19 लेबर थे, उसमें से 8 या 9 लोग मिसिंग हैं। तो अभी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, रेवेन्यू का टीम मौके पे है, पीडब्ल्यूडी का टीम भी आ गया है। पालीघाट पे, सिलाई बैंड पे और ऊपर 2 लोकेशन पे रोड वॉश आउट नहीं हुई है, लेकिन मलबा आने की वजह से अभी बाधित है। तो लगभग 2 घंटे का समय लगेगा बाकी जगह रोड को क्लियर करने में। तो सिलाई बैंड के पास बादल फटा, इसकी जद में 8 से 9 मजदूरों के आने की खबर आ रही है। ये मजदूर लापता बताए जा रहे हैं और बहुत रफ्तार के साथ मलबे के साथ पानी का बहाव, बादल फटने के साथ ही भूस्खलन हुआ। जमीन का एक बड़ा हिस्सा कट गया और वो नदी के साथ, पानी के साथ मलबे के तौर पर आगे बढ़ गया। जान और माल के नुकसान की खबर। बलबीर परमार हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलबीर, इस वक्त क्या खबर आ रही है? कितनी बड़ी तबाही हुई है बादल फटने की वजह से, और जो 8 से 9 मजदूर क्या अभी भी लापता है? बिल्कुल, बादल फटने के बाद जो हालात है काफी खराब उस जगह पे है। और यमुनोत्री हाईवे कई जगह पे भूस्खलन हुआ है और 1 से 2 जगह पे वॉश आउट की भी खबर लेके सामने आ रही है। और इस समय अपडेट यह है कि जो मजदूर थे 19 मजदूर उस जगह सिलाई बैंड की जगह पे थे जहां पे बादल फटा, और 9 जो मजदूर है मिसिंग है। 10 जो मजदूर है उन्होंने आफत में रात बिताई और उनको रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थान पे एसडीआरएफ ले गई है और उनका ख्याल रखा जा रहा है। काफी दहशत में वो सभी मजदूर है क्योंकि उनके सामने उनके जो अपने साथी थे वो बह गए, जो मलबे में दब गए और सीधे कुछ यमुना नदी में चले गए। और जो उनके रहने का जो स्थान था टीन सेट, वो भी पूरी तरह से मलबे में दब गया। और ये जगह जो ग्रामीण बता रहे हैं कि इस जगह कभी बादल फटने की घटना नहीं हुई थी, काफी सेफ जगह थी। हालांकि इसके आसपास भूस्खलन देखा जाता है, पर ये जो जगह थी सेफ जगह थी। रात को अचानक मौसम बदला और मौसम बदलते ही ऐसी घटना हो गई कि सैलाब आ गया और सैलाब में 8 से 9 जिंदगियां बह गई, दब गई। और जो 10 लोग थे वो भाग के उन्होंने जान बचाई और पूरी रात दहशत में दिख रहे हैं। उनकी जिस तरह से तस्वीरें सामने आई है तो काफी दहशत में हुआ है। और इसमें तमाम मजदूर कहाँ के रहने वाले थे? क्या लोकल है या दूसरे राज्यों से थे? और किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे? किसके साथ काम कर रहे थे? ये जो मजदूर थे ये जो यमुनोत्री हाईवे पे किसी ठेकेदार के साथ वहां पे जो कार्य चलते हैं होटल के, उसको कर रहे थे। और जो ये अधिकतर जो मजदूर इनमें हैं वो सभी नेपाल मूल के बताए जा रहे हैं। और 19 मजदूर ये थे जिसमें से इनके 8 से 9 जो मजदूर हैं वो इस घटना में
बहने की उनकी सूचना है, दबने की सूचना है। इस समय जो बाकी साथी जो उनके थे 10 मजदूर, उन्होंने भाग के अपनी जान बचाई, जिनको एसडीआरएफ ने इस समय सुरक्षित स्थान पे पहुंचाया है। और जानकारी अब जुटाई जा रही है कि कहां के ये रहने वाले थे। पूरी जानकारी थोड़ी देर में जो आपदा कंट्रोल रूम है, जिला प्रशासन जारी कर देगा। पर जिस तरह से बड़ी दुखद खबर है ये कि रात को सोते समय अचानक मौसम बदला और 9 जिंदगियां पूरी तरह से जो मलबे में समा गई, उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। इसमें जो लोक निर्माण विभाग एनएच है, उनसे हमने बात की कब तक मार्ग खुल जाएगा, कब तक वहां पे मशीनें पहुंच जाएगी। तो उनका कहना है कि 3 से 4 जगह पे मलबा आया है जहां पे कार्य चल रहा है। जैसे ही मार्ग खुलता तो उस जगह पे पहुंचा जाएगा, मशीनें वहां पे पहुंचाई जाएगी। फिलहाल ये उसके बाद अंदाजा थोड़ा लगाना भी मुश्किल हो रहा है कि जो 8 से 9 मजदूर लापता हैं वो कहां तक चले गए होंगे मलबे के साथ। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होगा, अलग अलग जगहों पर मशीनें लगाई जाएंगी, वहां पर मलबा हटाया जाएगा, तब जाकर पता चल सकेगा इन मजदूरों के बारे में और इनकी बॉडी रिकवर की जा सकेगी। धन्यवाद आपका बलवीर, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। दर्दनाक ये हादसा हुआ, कुदरत की मार पड़ी, जहां पर बादल फटा और ये मजदूर इसकी जद में आ गए। 10 मजदूरों ने अपनी जान तो बचा ली, लेकिन ये मजदूर अपनी जान नहीं बचा पाए। रात का वक्त था, सभी सोए रहे होंगे और तभी बादल फटा और ये तबाही देखने को मिली है। जून में कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। पहाड़ों पर हो रही बारिश इस वक्त आफत बन गई है। हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक बारिश और लैंडस्लाइड लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। आसमान से बरस रही आफत, पहाड़ों पर बारिश, बाढ़ से तबाही। उत्तर भारत के कई राज्यों में अलर्ट। मॉनसून हिमालयी क्षेत्रों में लगातार कहर बरपा रहा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जोरदार बारिश के चलते नदियों का रौद्र रूप और लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं। सबसे पहले बात उत्तराखंड की करें तो मौसम विज्ञान ने उत्तराखंड में 29 जून तक तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। देहरादून, नैनीताल समेत कई जिलों में देर रात से बारिश जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र ने पहाड़ों में सफर करने के दौरान एहतियात बरतने की सलाह दी है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में तेज बारिश के बाद केदारनाथ हाईवे सोनप्रयाग के पास 2 जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ, जिससे सड़क बंद है। सोनप्रयाग में हनुमान मंदिर के पास शनिवार सुबह पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर आ गया। गनीमत रही कि वहां उस दौरान कोई भी मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। जबकि उन कटिया में लगातार पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं। बद्रीनाथ हाईवे भी लैंडस्लाइड की वजह से बंद है। सिरोपगढ़ के पास शुक्रवार देर रात से तेज बारिश के बाद लगातार पहाड़ी से मलबा और पत्थर गिरने का सिलसिला जारी है, जिसके चलते हाईवे बंद है और गाड़ियों की आवाजाही बंद है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। वहीं एनएच विभाग हाईवे को खोलने में जुटा हुआ है। उत्तरकाशी में तेज बारिश के चलते गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे मलबा और पत्थर आने से बंद हो गया है। वहीं यमुनोत्री हाईवे बालीघाट के पास मलबा आने से बंद हो गया है। प्रशासन एनएच हाईवे खोलने में लगातार जुटा हुआ है। बागेश्वर जिले में देर रात से लगातार मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश के चलते सरयू नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और नदी अपने उफान पर आ गई है। नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें अलर्ट मोड पर हैं और लोगों से अपील की गई है कि वो नदी के पास न जाए। वहीं बागेश्वर के कपकोट में भी लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है और 118 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। हाईवे पर कई जगह मलबा आने से कपकोट का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। यूपी के सहारनपुर में भी मूसलाधार बारिश से नदी एक बार फिर उफान पर आ गई है। नदी का पानी सड़कों पर आ गया है। नदी के उफान पर आने से ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
उधर हरदोई जिले में मौसम ने अचानक करवट ली और झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। बारिश की वजह से किसानों के चेहरे भी खिल उठे। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक यहां रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश होती रहेगी। और अगली खबर मुजफ्फरनगर से, जहां कांवड़ यात्रा से ठीक पहले स्वामी यशवीर जी महाराज के कांवड़ मार्ग पर चलाए जा रहे पहचान अभियान के दौरान उस वक्त हंगामा हो गया जब एक टीम नेशनल हाईवे 58 कांवड़ मार्ग पर ढाबे पर पहुंची। टीम ने जब ढाबे पर काम करने वाले कर्मचारियों से उनके आधार कार्ड मांगे तो कर्मचारियों ने अपने आधार कार्ड नहीं दिखाए, जिस पर शक होने पर टीम ने ढाबे पर लगे बार कोड को स्कैन किया तो उसमें मालिक का नाम मुस्लिम समुदाय से आया, जिसके बाद आरोप है कि हिंदू संगठन की इस टीम ने ढाबा कर्मचारियों के साथ बदसलूकी की है। हंगामे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। कि बहुत बड़ी संख्या में हरिद्वार से कांवड़ यात्रा मार्ग पर ऐसे मुसलमानों के होटल हैं, ढाबे, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, जूस की दुकान, जो सनातन धर्म के देवी देवताओं के नाम पर, सनातन धर्म के लोगों के नाम पर या भ्रमित नाम से चलाते हैं, लेकिन वे चलाने वाले सनातन धर्म के नहीं, वे मुस्लिम होते हैं। और उसी का परिणाम ये पंडित ढाबा निकल करके आया। और इससे जब पूछा गया, इसने 5 बार अपने 5 नाम बदल दिए। पहला आधार कार्ड चेक करा, आधार कार्ड है नहीं खोएगा। और क्या नाम, मुझे नंगा करने को तो ये लोग बीमार चल रहा, देखो बीमार चल रहा। बाबूजी में बीमार चल रहा। अच्छा, टेक का दर्द होगा तभी। किसने करने की कोशिश की? इन्हें ना वो लौंडा काला लौंडा वो अब नू देख रहे मुसलमान हो क्या हो या तू? मैं हिंदू, झूठ नहीं बोल रहा। होटल पे मैं यहाँ काम करूँ। कौन सा होटल है? एक बात और बता, पंडित जी का। कासगंज में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां एसओजी और पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में रेप के आरोपी को एनकाउंटर में जख्मी किया। आरोपी पर 4 साल की मासूम को चॉकलेट का लालच देकर दुष्कर्म का आरोप है। दरिंदगी के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था। यह एनकाउंटर कोतवाली सदर क्षेत्र के नदरई पिकनिक पॉइंट के पास हुई है। और अगली खबर नोएडा से, जहां थाना सेक्टर 20 पुलिस की चेकिंग के दौरान मोबाइल स्नेचर्स के बीच मुठभेड़ हुई। सेक्टर 18 मल्टी लेवल पार्किंग के पास ये एनकाउंटर हुआ है। बदमाशों ने खुद को घिरा देख पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में घायल बदमाश की पहचान सलमान उर्फ रेहान के रूप में हुई है। कब्जे से तमंचा, कारतूस, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद की गई। आरोपी बदमाश के खिलाफ 15 मुकदमे दर्ज हैं। बदमाश से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी। पूछताछ करने पर स्पष्ट हुआ कि इसका नाम सलमान पुत्र रिहान है, जो सीमापुरी नई दिल्ली का रहने वाला है। ये एक चोर और स्नैचर है। इसके ऊपर पूर्व में लगभग 1.5 दर्जन मुकदमे पहले से पंजीकृत हैं। इसके कब्जे से एक हीरो होंडा मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट की, इसके अतिरिक्त 5 अदद मोबाइल फ़ोन, तमंचा, जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। और अगली खबर हापुड़ से, जहां पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश करने वाले 25-25 हजार के 2 इनामी गौ तस्कर से पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जिसमें अनस नाम का बदमाश गोली लगने से घायल हुआ। मौके से दूसरा आरोपी गुलाम नबी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस दोनों गिरफ्तार किए गए बदमाशों को गौकशी के उपकरण बरामद करने के लिए जंगल लेकर गई थी। तभी गौकशी के उपकरणों में छिपाए हुए तमंचे से बदमाश अनस ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें बदमाश अनस को गोली लगी है। गिरफ्तार दोनों बदमाशों पर पहले से तकरीबन 30 मुकदमे दर्ज हैं। चल रहे 25-25 हजार के 2 इनामियों अनस तथा गुलाम को गिरफ्तार किया गया था। गोकशी के उपकरणों की बरामदगी हेतु दोनों अभियुक्तों को बागड़पुर गावड़ी जंगल की ओर ले जाया गया था, जहां बरामदगी के समय गोकशी के उपकरणों में छुपाए गए तमंचे से अभियुक्त अनस द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त अनस के पैर में गोली लगी है, जिसे इलाज हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया है। दोनों अभियुक्तों पर संयुक्त रूप से लगभग
30 से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। संभल जिले में मुहर्रम के त्यौहार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। मुहर्रम में शामिल होने वाले वॉलंटियर्स के लिए ड्रेस कोड जारी किया गया है। जुलूस में हथियारों के प्रदर्शन पर रोक रहेगी। शनिवार को कोतवाली में हुई शांति समिति की बैठक में ताजिए उठाने वाले वॉलंटियर्स की पहचान के लिए कैप या फिर अंगोछा पहनाने के निर्देश है। कोई भी अपराधी वॉलंटियर नहीं होगा। बैठक में मौजूद कमेटी के सभी सदस्यों ने प्रशासन को सहयोग का भरोसा दिया। जो डीजे लाउड स्पीकर आप यूज करेंगे वो 2 बॉक्स या 2 सुराही, या लगा रहा हूं मैं, या तो 2 बॉक्स या 2 सुराही, इन्हीं को बुक करेंगे। हाइट का जो पिछले साल थी, जो शासन की गाइड थी, इस बार भी वही है, 10 फीट वाला। कहीं कोई तार, विद्युत लाइन को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा और शांति पूर्वक सबको कार्यक्रम करना है। जिस प्रकार पिछले साल हमारे बढ़िया से कार्यक्रम हुए हैं, ऐसे ही इस बार सब लोग कार्यक्रम करेंगे। हरदोई से अमरनाथ यात्रा पर श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हो गया। ये जत्था हरदोई रेलवे स्टेशन से ट्रेन से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकला था। जत्थे में 25 से 26 श्रद्धालु शामिल हैं, जो पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ जय भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए रवाना हुए। स्टेशन परिसर भोलेनाथ के जयकारों से गूंज उठा और यात्रियों को परिजनों और भक्तों ने फूल मालाओं से विदा किया। हरदोई से इस वर्ष 2025 की पहली यात्रा रवाना हुई है। पहला जत्था रवाना हुआ है, जो माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के उपरांत बालटाल बाबा अमरनाथ के दर्शन करेगा। और ईश्वर कृपा से 2004 से लगातार यात्रा जारी है, लेकिन 2014 से इस समय जो हमारी सेना वहां डटी हुई है, ना दिल में कोई भय है, ना कोई डर है। बाबा अमरनाथ की जय है। सेना का मनोबल इतना मजबूत है, उसके मजबूत मनोबल से हमारा भी मन बहुत मजबूत हो जाता है। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो रही है और इसके लिए सुरक्षा एजेंसियों ने कमर कस ली है। विशेष रूप से बीएसएफ ने सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया है। जवान अत्याधुनिक हथियारों और हाईटेक उपकरणों से लैस हैं और 24/7 गश्त कर रहे हैं। हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी आतंकी या संदिग्ध हरकत को समय रहते रोका जा सके। बीएसएफ अधिकारियों के मुताबिक यात्रा के दौरान किसी भी चूक की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जा रही। सीमा से सटे इलाकों की सड़कों पर भी संयुक्त नाके लगाए गए हैं, जहां बीएसएफ और लोकल पुलिस मिलकर आने जाने वाले हर वाहन की सघन जांच कर रही है। यात्रियों से भी अपील की गई है कि वो तय रास्ते पर ही यात्रा करें। यात्रा की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और देश भर से आने वाले यात्रियों का इंतजार बेसब्री से यहाँ पर हर कोई कर रहा है। मेरी मौजूदगी इंटरनेशनल बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक है और मैं इस समय सड़क पर हूँ। जी हाँ, नेशनल हाईवे पे हूँ और जिस तरीके से भारी भरकम हथियारों के साथ ये जवान मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, ये यहाँ पर दिन रात को अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, क्योंकि किसी भी तरह की संदिग्ध मूवमेंट अगर होती है तो उस पर किस तरीके से कड़ा एक्शन लेना है। आप देखिए, हाईवे पर जितनी भी गाड़ियां यहाँ पर ट्रैवल कर रही हैं, उन गाड़ियों को देखा जा रहा है, पूछताछ की जा रही है, कहाँ से वो आए हैं और कहाँ उनको जाना है। हालांकि उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं। अक्सर क्या हो रहा होता है कि जब भी अमरनाथ यात्रा होती है तो लोगों को एक्साइटमेंट होती है कि यात्रा जो है वो पहले कर लें, यात्रा जिस दिन शुरू होगी वहां पर अपनी गाड़ियों से पहुंच जाए। लेकिन इस बार पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा तंत्र को केंद्र सरकार ने पूरी तरह से मजबूत किया है और यही वजह है कि स्पेशल निर्देश जो है वो बार बार जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारियों की तरफ से दिए जा रहे हैं कि कानवॉय के साथ ही वो बालटाल और पहलगाम जाए और उसके बाद भोले बाबा के दर्शन करें, क्योंकि इसमें वही सुरक्षित रहेंगे। साल 2025 की बाबा बर्फानी की यात्रा शुरू होने जा रही है और देश भर के श्रद्धालुओं का बेसब्री से इंतजार जम्मू के हर शख्स को है, चाहे वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के हो, पुलिस के जवान हो, चाहे आम लोग हो, बिजनेसमैन हो, कश्मीर के लोग हो या जम्मू के लोग हो, सभी को इंतजार है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इन कंटीली तारों के पास मेरी मौजूदगी क्यों है। ये कंटीली तारें इंटरनेशनल बॉर्डर पर हैं और उस पर पाकिस्तान है और ये रहे हमारे बहादुर जवान जो भारी भरकम हथियारों के साथ, चाहे दिन की तपती गर्मी हो या रात की उमस हो,
उस समय भी 24 घंटे जो है वो इनकी नजर उस पार रहती है कि किसी भी तरह की नापाक कोशिश अगर आज भी पाकिस्तान करता है तो कैसे उस कोशिश को विफल बनाना है। जी हाँ, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक एक पाकिस्तानी अड्डे और पोस्ट को ध्वस्त करने वाले पाकिस्तान वहां है, आप यहाँ है, किसी भी तरह की कोशिश होगी पूरी तरह से तैयार है। जी मैम, पूरी तरह से तैयार हैं, हम पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे। जी, अमरनाथ यात्रा भी आ रही है, ऐसे में ये भी कोशिश रहती है कि घुसपैठ हो, मौसम जैसे जैसे बरसात का मौसम आता है तो लगता है कोशिश होती है कि टनल के जरिए भी आतंकी कोशिश करते आने की, लेकिन पूरी तरह से तैयार है। जी मैडम, पूरी तरह से तैयार है, कोई भी मौसम हो हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं। बिल्कुल, कोई भी मौसम हो, कैसी भी गर्मी हो, पूरी तरह से तैयार। मतलब गोली का जवाब जब गोले से दिया तो अभी सक्षम, तैयार पूरी तरह से। जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ड्यूटी ही इसलिए लगी हुई है कि आप जी पूरी जी तरह जी, से सक्षम हमारी हैं। ड्यूटी ही वही है। जी बिल्कुल। गोली का जवाब गोला से देंगे। दर आवारा पशुओं और गायों को लेकर कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि गाय हमारी माता है। रोजाना उनके रखरखाव पर तकरीबन 8.5 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं और पशुओं को रेडियम बेल्ट बांधने का अभियान बड़े पैमाने पर चल रहा है ताकि हादसों को रोका जा सके। धर्मपाल सिंह ने कहा कि योगी सरकार गायों की नस्ल सुधार को लेकर प्रतिबद्ध है और नस्ल सुधार होने से दूध की क्षमता बढ़ेगी, जिससे कि गौपालकों को अब गाय बोझ नहीं लगेगी। पशु सेवा अस्माकम धर्म, गावो राष्ट्र मात्रा, गाय राष्ट्र की माताएं हैं। पशु सेवा हमारा धर्म है, लेकिन योगी सरकार की प्राथमिकता निराश्रित गौवंश है। सरकार की प्राथमिकता है कि छुट्टा पशु किसानों के खेतों में, सड़कों पर, गलियों में, शहरों में घूमते दिखाई ना दें। इसके लिए हम अभी रोज़ 8.5 करोड़ रुपया इन गायों के रखरखाव पे खर्च करते हैं और लगभग 13 लाख गायें निराश्रित गौवंश गौशालाओं में है। फिर भी बहुत कड़ाई की हम रेडियम बेल्ट पहना रहे हैं ताकि गाय एक्सीडेंट से भी बचे और व्यक्ति दुर्घटना से भी बचे। आज सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करेंगे और आज मन की बात की 123वीं कड़ी है। पीएम मोदी के मन की बात का कार्यक्रम काफी लोकप्रिय है। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी देश के अलग अलग मुद्दों पर देशवासियों से सीधा संवाद करते हैं। उधर बहराइच में जमीन के विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक पक्ष के 3-4 लोगों ने दूसरे पक्ष के एक शख्स पर गोली चला दी। इस फायरिंग में उसके हाथ और पैर में गोली लगी है, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया। फिलहाल आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, मामले की पड़ताल कर रही है। ये घटना खैरी घाट थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। के दिनेश अवस्थी हैं, कुचचंद केस अवस्थी। उनका कहना है कि वो महसी से मोटरसाइकिल से अपने गांव वापस आ रहे थे। गांव के बाहर ही 5-6 लोग जो उनके गांव के ही हैं, उनको रोक करके खेत में जाकर मारे पीटे और उनको बाएं पैर के घुटने नीचे और बाएं हाथ में पिंडली के पास उनको गोली मार दी। उनके द्वारा घर सूचना दी गई, उसके द्वारा पुलिस सूचना मिली और पुलिस उनके घर वालों के साथ CSC महसी ले गई, जहाँ डॉक्टर ने रिफ़र कर दिया। इस समय जिला अस्पताल बहराइच में उनका इलाज चल रहा है। 2 जगह उनको चोट दिखाई पड़ी, डॉक्टर साहब द्वारा परीक्षण किया जा रहा है। घायल के पिता चंद्रकेश अवस्थी के तहरीर थाने पर दी जा रही है। तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत विधिक कार्रवाई की जाएगी। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।